guys, I'm Kumar Saswat. Welcome to our channel Bhaskar's Classes. Now we study the topic cell theory. Cell theory of this chapter. तो सेल थ्योरी में क्या है कि समझो बहुत सारे भ्रांति मन में था साइंटिस्ट का कि जो सेल हम लोग देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में जैसे तुम H2O देखते हो पानी, तो तुम अमेरिका भी चल रहा हो तो पानी का जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला वो चेंज नहीं होगा, वो H2O नहीं होगा, दो हाइड्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो 6 ना 2 4 6 ये पढ़े हो। अभी समझो कि हाइड्रोजन ऐसे दिखता है और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स इतना छोटा है, जैसे तुम गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहेंगे तो क्लाउड लिखेगा, बहुत एडवांस किताब में तुम्हारे पास होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, तो ये पार्टिकल्स दिखेगा नहीं है, तुमको दिख नहीं सकते ये पार्टिकल्स है, डिफाइन क्लाउड है, पूरा क्लाउड रहेगा। तो ये 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से जुड़ेगा जब तभी तुम्हारा बहुत अच्छा वाटर बन सकता है। तो वाटर का कैसे बना? हाइड्रोजन एटम जो थे इन्वायरमेंट में और ऑक्सीजन जो माउंटेन्स में थे, दोनों हीट की वजह से रिएक्ट कर गया। अब हीट में जो रिएक्शन होता है इसे H2O बन गया। तो इस तरीके से जो भ्रांति था मन में कि सेल सब अलग अलग हैं, हर जगह अलग हो सकते हैं, न्यूक्लियस उसमें हो या ना हो। अब रिसर्च भी करना है आगे बढ़ने के लिए, तो फिर से वापस रिसर्च करना ना पड़े, उसके लिए सेल थ्योरी डेवलप किया गया। पहला इसमें सवाल यह है कि सेल थ्योरी कौन डेवलप किया है और क्यों डेवलप किया? पहला सवाल यह है कि हु डेवलप सेल थ्योरी, हु डेवलप सेल थ्योरी एंड व्हाई। तो इसका नाम है एमजे, या क्या नाम है इनका? एमजे स्केलेटन, सही है? बोलिए स्पेलिंग बोलिए स्केलेटन का। SCHLEIDN। अब अगर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है डेट 1838, यानी 1936 के पहले, और 1936 के पहले कौन सा डेट आया था? 1831। उससे कितना साल के बाद है? 7 साल के बाद है। इन्होंने सेल थ्योरी, जैसे ही न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, इन्होंने सोचा कि लगता है कि सभी सेल में न्यूक्लियस है, क्योंकि हम लोग गलती क्या करें कि डेड सेल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लिविंग सेल में तो न्यूक्लियस है। एंड थियोडर सर्कवान ये 1 साल के बाद ये ऑब्जर्व करने आए, 1 साल के बाद ऑब्जर्व करने आए, और क्या क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया और देखना इसमें। सेकंड, अब इन्होंने सेल थ्योरी क्यों डेवलप किया, ये सवाल है। और क्या डेवलप किया सेल थ्योरी में? सेल थ्योरी इसलिए डेवलप किया गया, उस समय आदमी समझता था मैजिक, कितने सारे सेल्स आए कहाँ पर इसके पास। अब चूंकि हाई पावर का था तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप, जो आज के डेट में सिंपल माइक्रोस्कोप है, उसमें बनाया गया और लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया गया, तब देखा गया कि इसमें तो न्यूक्लियस भी है और सेल के बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, तो जो सेल हैं, जो भी सेल मौजूद हैं आज के डेट में, वो आए कहाँ से? इसीलिए ये सवाल के लिए इन्होंने थ्योरी को डेवलप किया। इसको नोट कर लो, कर लेना। ओके, तो डेवलप्ड सेल थ्योरी, ये ऐसा लिखना एग्जाम में आएगा। आप पूरा कंप्लीट जैसा कोई पेपर में आए आप बहु उतार दीजिएगा, यही है। और रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं, उसी से हम पढ़ा रहे हैं। सर रेफरेंस बुक कौन सा? कोई भी है, सृजन ऐसा खरीद लियो तो वही करो, और नहीं तो सृजन का बुक है, उसको फॉलो करो। वो मोटा नहीं है, पतला बुक है, लेकिन उसमें सभी कॉन्सेप्ट्स 1-2 लाइन में लिखा हुआ है, तो उसको बस रीड करना है और नोट्स आपको उसी से मिल रहा है। एनसीईआरटी आप बस फर्स्ट रीड कर सकते हो, जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एनसीईआरटी आपको रीड करके समझा देगी। डेवलप द सेल थ्योरी फॉर, किसके लिए है? फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहीं से ये आ जाता है। अब जैसे कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी सेल थ्योरी, कोई भी थ्योरी, कोई भी पोस्टुलेट्स, जैसे ही पेटेंट्स करते थे, पेटेंट मीन्स उसको समझ रहे हो, उसको जमा करते थे कि हाँ ये हमने डिस्कवर किया है और ये हमने खोज किया, ये चीज को माना जाए, पूरा वर्ल्ड वाइड माना जाए, और आगे तुम फिर से भी रिसर्च करोगे,
1000 साल के बाद भी तो भी वही चीज निकलेगा। साइंस का ये फायदा है कि तुमको लगेगा कि साइंस में क्यों पढ़ रही, लगता है झूठ है, लेकिन अगर फिर से तुम रिसर्च करो तो फिर से वापस ये सब चीज तुमको, किताबों का चीज तुमको दिखेगा। तो ये प्रूव करने के लिए इन्होंने लिख दिया फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, इतना कॉन्फिडेंस में कि सेल थ्योरी जो मेरा है, जो 3 थ्योरी इन्होंने दिया, 3 से 4 थ्योरी, और इन्होंने बताया कि ये सभी प्लांट्स के लिए भी है और एनिमल्स के लिए भी है। अब देखो इसका एक्सेप्शन भी होगा, हर चीज का एक्सेप्शन है, हर थ्योरी का। तुमको थ्योरी दोगे कि सन जो है हमेशा दिखेगा आपको ईस्ट में, हो सकता है कि किसी दिन बादल गिर जाए नहीं दिखे, तो उस दिन आदमी मानेगा कि नहीं सन नहीं हुआ। तो कोई ना कोई थ्योरी का एक्सेप्शन होता है, छोटा मोटा, उस पर भी चलिए। लिख दीजिए, पॉज करो। अब इसमें व्हाट आर सेल थ्योरी, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी का था क्या, जिनमें सब लोग साइंटिस्ट निशाना साध रही है, इसमें कुछ गलत होगा तो देखेंगे आंसर। और ये आज उतना साल पहले, कब ये बताएं, 1839 में डिस्कवर हुआ, ये डेवलप किए हैं सेल थ्योरी को, और उसके बाद ये अभी भी इस पे कायम है। अब देखो क्या है, हाँ, लेकिन कुछ कुछ बीच में जब 19वीं सदी 20वीं सदी में जब आया तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन साफ पता चल गया कि नहीं, सेल थ्योरी हर चीज के लिए अप्लाई नहीं हो सकता। तो पहला है सेल थ्योरी का कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसलिए बच गया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कंपोज यानी बनाना, म्यूजिक कंपोज करना, कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है। जितने भी लिविंग, बहुत सिंपल लिखिए, ज्यादा कुछ नहीं, इसमें पार्ट्स भी होगा, हो सकता है पार्ट्स ना हो। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल है, यानी सेल में लाइफ है, और वो सेल क्या कर रहे हैं, उसको लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर का फंक्शन कर रहे हैं। एक एक सेल को जोड़ते जाओ तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एक एक सेल को आप जोड़ते जा रहे हैं तो, और वो ऐसे नहीं होगा कि आप अमीबा, अगर बहुत सारे अमीबा को जोड़ दो, सिंगल सेल जो फंक्शन कर रहे उसको आप जोड़ दो तो वो मल्टीपल फंक्शन करे, नहीं। एक सिंगल सेल सारा फंक्शन कर रहा हो तो समझ लो कितना पावरफुल है। एक सिंगल सेल सारा फंक्शन कर रहा है, सारा बॉडी का सारा अपना लाइफ प्रोसेस का, डाइजेशन भी कर रहा है, इंजेक्शन भी कर रहा है, मतलब खाना को भी ले रहा है और इंजेक्शन भी कर रहा है डाइजेस्ट करने के बाद, तो ज्यादा पावरफुल है, उसके बाद ज्यादा लाइफ है। और अमीबा डेथ ही नहीं करता है, अमीबा ही अमर है। ये रिसर्च में आया सामने कि अमीबा अमर है, उसको जब तक मारो नहीं मरेगा नहीं। जेली फिश के बारे में भी जाने होंगे। लेकिन अब ये क्या है कि मल्टीपल जो सेल होते हैं, मल्टीपल सेल मान लो ऐसे हमारा स्मूथ मसल सेल, स्मूथ मसल सेल जो यहाँ पर स्किन में, वो इसमें कई सारे न्यूक्लियस हैं। तो ये अगर कह देते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज ऑफ सेल्स विद वन न्यूक्लियस, विद अ न्यूक्लियस लिख देते हैं, तो इनका यहीं पर से क्रॉस हो जाता है। अब फिर कोई आता पेटेंट कराने की नहीं, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियस है, इसलिए लिखा कंपोज ऑफ सेल्स। तो ये जो मल्टी न्यूक्लियस है इसको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारे स्किन में भी एनर्जी होता है, जो भी स्किन के नीचे टिश्यूज हैं, और उससे एनर्जी, ह्यूमंस को ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, एनिमल से भी ज्यादा, इसीलिए मल्टी सेलुलर बनना पड़ता है, ठीक है। अब एक और है ड्रॉबैक, जो मल्टी सेलुलर सेल होते हैं हमारे अंदर, वो एनवायरमेंट से डायरेक्ट कनेक्ट होकर खाना नहीं ले सकते, इसीलिए वो मल्टीपल हो जाते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेकंड क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट है, सेल इज द, अब देखो इसके बारे में लिखो कि और ठीक है, सेल इज द बेसिक, जो डेफिनेशन था क्या था, सेल इज द बेसिक structural as well as loud structural as well as functional unit of life. What is life? Life is मतलब तुम समझ सकते हो कि एक तरह का किसी भी चीज का पीरियड है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब तक जी रहा है, जब तक फंक्शन कर रहा है, ऐसे भी नहीं बोलेंगे, साइंटिफिक तरीके से और डिफाइन करो इसको डिटेल में, तो समझोगे कि जब तक कोई भी सेल फंक्शन कर रहा है, उसका फंक्शन हो रहा है, तब तक वो जीवित। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि कोई ऐसे भी सेल हैं जो लिविंग है लेकिन फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो आएगा यहाँ पर, यहीं से आ जाता है वायरस का डेफिनेशन। वायरस बहुत तेज है, वायरस सेल नहीं है, वायरस लिविंग भी नहीं है। अगर यहाँ वायरस रख दो तो चुपचाप बैठा रहेगा, कोई फंक्शन नहीं करेगा, लेकिन कोई भी सेल की कॉन्टेक्ट में आने पर उसे ही अटैक करता है। इसीलिए पता करना मुश्किल है कि बॉडी में वायरस है भी कि नहीं, जब तक वो अटैक ना करे, और शील्ड बना के रखता है, सेल वॉल बना के रखता है। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो सब अभी पढ़ाएंगे डिटेल में, इसको लिखो। नाउ थर्ड पॉइंट इज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये उस समय चर्च चलता था, चर्च में जो बातें कही जाती थी वैज्ञानिक को, उस समय
वो लोग मानते थे। तो पहले जब था कि बेबी जो बॉर्न होता है वो बॉर्न ऐसा ही होता है बाय मैजिक, चढ़ावा चढ़ाओ या खून चढ़ाओ सब टाइप से था। लेकिन इस भ्रांति को हटाया जब स्पर्म और ओवम का डिस्कवर हुआ कि ये दोनों से जब आपस में मिलते हैं तब ये जाइगोट फॉर्म होता है। एक ऐसा कंडीशन बनाया गया बाहर में ही जो हम लोग समझते हैं फेलोपियन बेबी ट्यूब, क्या बोलते हैं उसको, जो यूवीआर टेक्निक्स होता है जो ट्यूब बेबी, हाँ उसमें क्या होता है कि स्पर्म जाइगोट टेस्ट ट्यूब बेबी, उसमें क्या स्पर्म ओवम पहले से मैच हो गया, जो जाइगोट बना उसको बाहर जाइगोट को लिया आता है अब तब वो बेबी बनता है, उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। उस टेस्ट ट्यूब में जाइगोट होता है, पहले से फ्यूड सेल होता है। तो ये जो जैसे ही मालूम चला जिनको बच्चा नहीं होता था उनका बच्चा होने लग गया इस वजह से। ठीक, थर्ड पॉइंट इज व्हाट, अब ये इंपॉर्टेंट है, ऑल सेल्स कम फ्रॉम, ये साइंस की दुनिया में मेजर डिस्कवरी था, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी हम लोग कहाँ से आए हैं एग्जैक्ट अगर सोचो तो हम लोग भी पिछले वाले लोगों से ही आए हैं जो पिछले जनरेशन के थे। फिर हम लोग से नेक्स्ट जनरेशन वाले आएंगे वो पूछेंगे हम लोग कैसे, तो हम लोग वो भी पिछले जनरेशन से। तो ये चल रहा है और इन्होंने बिना ये किए लिखा ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये था पॉइंट। अच्छा एक और पॉइंट है ऑन कर दिए। फोर्थ पॉइंट इज सेल। अब देखो एक और क्या है, अब देखो जब भी कोई भी हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तुम सोचो तुम एक बायोलॉजिस्ट हो, माइक्रोस्कोपिस्ट हो, ये दो चीज हो, तुमको ह्यूमंस के बारे में स्टडी करना है, ब्रेन के बारे में स्टडी करना है, ब्रेन में कैसे सेल पाया जाता है, तो तुम पूरे ब्रेन को निकाल के अगर देखो तो दिक्कत हो जाएगी। उसमें सभी तरह का, इस रूम के बारे में स्टडी करना है तो एक रूम का छोटा सा टुकड़ा लो तो उसमें सारे केमिकल कंपोजिशन मिल जाएंगे जो इस रूम में पेंट ऐसे कर। तो उसमें सेल के बारे में है कि ब्रेन में अगर ब्रेन के बारे में स्टडी करना है या स्किन के बारे में स्टडी करना है, आप एक टुकड़ा सेल का बस ओनली वन सेल ओनली वन सेल आप उसको लो, उससे आप उससे पूरा स्टडी कर सकते हो, क्योंकि पूरा बॉडी का, पूरे ह्यूमंस का, पूरा ह्यूमन कल्चर का कहो या ह्यूमन किंगडम का कहो, सारे उसके ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स बस एक सेल के अंदर है। तो तुम सुनोगे कि जहाँ पे प्लांट्स उग नहीं रहे हैं जो कंट्रीज में, वहाँ पे टिश्यू कल्चर चलता है, वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंगो से सेल ले लिया जहाँ पे मैंगो उग ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे सेल्स उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन में लैब में रख कर उसको जब प्लांट बन जाता है छोटा सा हर्ब्स की तरह, फिर धीरे धीरे प्लांट में आता है, फिर पूरा जर्मिनेट करके, समझ गए, पूरा पेड़ बनता है, तब उसको लगाता है फार्म में। सेल इज द हेरिडेटरी यूनिट। अब ये हेरिडेटरी मतलब कोई डिक्शनरी लाया है, डिक्शनरी लेके आना कोई कॉपी डिक्शनरी। सेल इज अ हेरिडेटरी यूनिट, इसका मतलब क्या है, हेरिडेटरी मतलब आने वाला जो संतान है या जो वंशज का इंफॉर्मेशन, हेरिडेटरी। यानी अगर मेरे सेल से लिया जाए, अब इसमें 8th क्लास में पढ़े हुए क्लोनिंग था, भेड़ को लेकर, सिप को लेकर पढ़े हो पक्का, स्किप कर दिया। क्लोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट में यही वाला ब्लड क्लॉटिंग क्या है? क्लोनिंग नहीं CLONN या NING। क्लोनिंग क्या होता है कि अगर एग्जैक्ट बन सकता है, क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म का जैसे कोई सेम दिख सकता है तो उसका DNA सेम हो, फिंगरप्रिंट सेम हो, दिखने में सेम हो, सेम सोच है, ऐसा हुआ है, ऐसा साइंस में भी हुआ है। एक सेल ले लो, मान लो मेल है, मेल या फीमेल, यहाँ पे फीमेल है तो ये फीमेल में ही बनेगा क्योंकि फीमेल में ओवम है, स्पेस है बड़ा होने का, यूट्रस है, गर्भाशय है। तो मेल और फीमेल में देखोगे या तो मेल या तो फीमेल का, तुम कोई भी सेल ले लो, कोई भी सेल, या नेल का भी ले सकते हो या बॉडी का कोई भी सेल ले लो, कोई भी सेल ले लिया, राइट। उस सेल का आप न्यूक्लियस ले लो। क्यों न्यूक्लियस ले लो? यही सेल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हटा दो, सेल का कोई काम नहीं है, सेल में हेरिडेटरी मटेरियल नहीं है। मेरा इंफॉर्मेशन मेरे सेल में पूरा है, जो हम सोचते हैं मेरा कितना लाइफ होगा, क्या क्या जो भी मेरा बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ये हेल्थ कैसा रहेगा, कितना समय तक, ये सब सेल में न्यूक्लियस के अंदर डिफाइंड है। समझो कि एक बॉक्स तुमको दे दिया गया है, तुम कोई पियानो या कैसे लेके आए हो, जो भी है, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन मैनुअल तुम्हारे पास है, वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है न्यूक्लियस, उसको तुम पढ़ते जा रहे हो। बॉडी पढ़ता है, प्रोटीन उसको पूरा बॉडी में फैलाता है कि कब कब इसको क्या क्या डेवलपमेंट होगा, किस एज में कितना हाइट होगा। तो ये सेल है, ये न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस तुम बाहर निकाल लो, तो ये निकाल दिया, यहाँ पर खाली बच गया, ये न्यूक्लियस क्या आ गया यहाँ पर बाहर, डेंस न्यूक्लियस तुमने बाहर निकाल दिया। अब ये जो फीमेल है उसका ओवम है,
उसके ओवम में ये न्यूक्लियस इसका बाहर निकाल दो। इसका न्यूक्लियस का काम नहीं, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में, फीमेल के न्यूक्लियस में किसका है इंफॉर्मेशन, उसका खुद का, उसका हटा दो। ये न्यूक्लियस चला जाए इधर, मेल या फीमेल का न्यूक्लियस चला जाए इसमें। अब ये क्या करेगा, जब ये जाइगोट बन गया है मेल का या फीमेल का, मेल का न्यूक्लियस या फीमेल का न्यूक्लियस, फिर से बता रहे इसमें आ गया, तो फीमेल का जो ओवम है वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो गया। इसको मालूम है कि फ्यूज हो गया है। आसपास के जो सेल हैं, जब एग आता है हर 1 मंथ में एक एग आता है, ओनली 1 एग, ये सब पढ़े हो पेट में तो पढ़ाई हुआ था, 1 एग आता है तो फ्यूज, इसको मालूम चलेगा कि फ्यूज है। देन ये बन जाएगा जाइगोट। अब ये तुम्हारा सेल नहीं है, सिंगल सेल नहीं है, ये मल्टी सेलुलर है। अभी तो सिंगल सेल है लेकिन तुरंत मल्टी सेलुलर हो जाएगा, अपने आप को सेल डिवाइड करेगा। और सेम टू सेम ये जो फीमेल है, मतलब ये नहीं, ये कोई भी ले लो, कोई भी फीमेल ले लो, एनिमल का कोई भी फीमेल ले लो, ये जो आदमी है या औरत है, इसका तुमको एग्जैक्ट डीएनए एंड फिंगरप्रिंट के साथ ये तुमको एग्जैक्ट कॉपी मिलेगा ना, आइडेंटिकल होता है। वर्ड है सिमिलर, एक होता है आइडेंटिकल। सिमिलर है हम लोग, सेम स्ट्रक्चर है, सेम फंक्शन है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है ना, अपने पेरेंट्स हैं। तो ये आइडेंटिकल हुआ था, और एक बार रिसर्च में आया था, डिस्कवरी से बताया था कि एक लड़की के साथ ऐसा हुआ था, वो लड़की अपनी माँ के ऊपर चली गई थी एकदम एग्जैक्ट, फिर ज्यादा समय तक जी नहीं पाई क्योंकि ये ऐसा हुआ था सब। तो ये हुआ था सही, समझे। सेल इज द हेरिडेटरी यूनिट, सेल इज द हेरिडेटरी यूनिट विच या कंटेन्स, हेरिडेटरी यूनिट है छोटा छोटा। सेल एक सेल ही काफी है आने वाले संतान को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कैसा दिखेगा, कैसा फंक्शन करेगा, ठीक है। और आईक्यू भी सब उसी से होता है। तो सेल इज द हेरिडेटरी यूनिट, कंटेन्स हेरिडेटरी मटेरियल। अब लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में हेरिडेटरी मटेरियल नहीं है। बात यह है, घुमा के बात नहीं होगा, साइंस में बात एकदम एग्जैक्ट होगा कि हेरिडेटरी मटेरियल जो है कहां पर, क्या होता है हेरिडेटरी। तो भाई इंफॉर्मेशन कहां पे, इंफॉर्मेशन तो न्यूक्लियस में, इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस रीजन, इनसाइड न्यूक्लियस हो गया। पाउस करो। ओके, देखो एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी टॉपिक लगाइए एक्सेप्शन। एक क्वेश्चन ही लिख लीजिए, व्हाट आर थर्ड क्वेश्चन है, ऑन कर दे, ऑन है। व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ, एक्सेप्शन यानी एकदम शुद्ध हिंदी नहीं है, एक्सेप्शन यानी जो उसके विपरीत है, उसको क्रॉस कर रहा है, उसको काट रहा है बात को, इसका उल्टा, ये गलत है, क्या क्या में ये फॉल्स हो जा रहा है, ये थ्योरी उस पर बैठ नहीं रहा। व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ दिस सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी कुछ भी आ सकता है, इसलिए दिस लिखें, दिस सेल थ्योरी। उस समय का जो सेल थ्योरी आया उसमें एक्सेप्शंस क्या क्या थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उस समय नहीं आया था, इसीलिए देखा गया। आंसर पहला बहुत इंपॉर्टेंट और आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, वायरस। अब वायरस क्या है, वायरस क्या है एग्जैक्टली अगर इमेजिन कैसे करें, वायरस क्या है, सेल है नहीं, गोल गोल पार्टिकल होगा नहीं, बबल की तरह नहीं, दे आर नॉट सेल। फर्स्ट, दे आर नॉट सेल, ये बदमाश होते हैं, दे आर नॉट सेल। दे आर नॉट सेल, सेल है नहीं तो सेल की तरह कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाएंगे। दे आर नॉट सेल, सो दे कैन नॉट, अभी दिखा भी नहीं सकते हैं, दे कैन नॉट शो एनी, they cannot show any what characteristics of cells। सेल क्या क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीपल होता है और अपने आप को बचाता है, प्लस उसको खाना चाहिए, खाना भी खाता है, और इंगल्फ करता है, कल मीनिंग सुने थे, इंगल्फ निगलना, खाना को पूरा समूचे निगल लेता है। सेकंड, अच्छा वायरस किसी से बना है, वायरस के बारे में डिटेल में चलेंगे, एकदम डिटेल में क्या है वायरस, परिवार सुनना है आपसे, हम नहीं जानते थे पहले वायरस, ये तो न्यूज में सुन रहे हैं। पहले की सेल नहीं है भाई, बचो इससे, हम लोग के अंदर सेल है, सेल नहीं है, जो हमारे अंदर है अगर बाहर से अंदर आ जाए तो मर सकता है, लेकिन वो हमारे अंदर कभी नहीं पहचाना हमारे अंदर का। जैसे तुम कंप्यूटर में .mp3 का कोई गाना बजाओ,
आपको डॉट MP है या डॉट M या डॉट MP2 वो नहीं पहचानेगा। जो एक्सटेंशन उसके पास नहीं है वो उसको रीड नहीं करता है। ये इसके पास वही दिमाग है। तुम ब्रेन को भी CPU समझो, CPU ये समझो वायरस आ गया, ठीक है। तो ये है क्या, न्यूक्लियो। अभी इसमें बहुत सारा तुम्हारा अभी ही बेस है 9th क्लास में, नीट करना है, बायोलॉजी का भी सेम बेस है, रिसर्च करना है, तो बेस अभी से न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। ना मैंने गैस बोला, ना मैंने लिक्विड बोला, मैंने बोला ना मैंने मॉलिक्यूल्स बोला, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स है न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। अगर तुम एक्सरे लोगे, एक्सरे पार्टिकल्स का लोगे तो मुझे दिख जाएगा। अगर गैस होता उसमें पार्टिकल्स होता है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स है। अब न्यूक्लियो मीन्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ समझो कि एक खाली बॉक्स उसमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि कैसे तुमको किसी को खाना है, उसमें रहकर उसमें जाकर रिप्रोड्यूस करना है, उसी को पूरा उसको समझ लो कि एक रोबोट है, उसमें तुम एक बड़ा रोबोट है, उसमें कोई गया और उसको ऑपरेट कर रहा है। वायरस वही करता है, वायरस वो ऑपरेट करता है किसी के बॉडी को, किसी के सेल को। तो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। अब देखो न्यूक्लियो क्या है, न्यूक्लियो मतलब हम कह रहे हैं डीएनए का खेल है, बाउंस नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। डीएनए हर सेल में है, हमारे केस में भी डीएनए, नेल्स तुम काटते हो उसमें भी तुम्हारा डीएनए है। अब डीएनए क्या है, एक स्ट्रक्चर है, अगर अभी दिखाएं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर है। और ऐसे अब क्या है कि समझो टीवी में देखो होगा ऐसे करके स्ट्रक्चर तो मुझे दिखाता है ना, कभी ना कभी कहीं स्ट्रक्चर देखे हो, हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, डबल हेलिकल। एक हेलिकल ऐसा होता है, ये ऐसे हो गया हेलिकल, ये ऐसा हेलिकल हो गया सीढ़ी की तरह। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है तुम्हारे यहाँ पर, देखने को एक इस साइड एक उस साइड, इस साइड में आया एक हेलिकल इस साइड। जब कैंसर होता है किसी को तो यही जो तार है ये वही अलग हो जाता है, उस एरिया का तार अलग हो गया। अब ये पूरा सीधा हो जाएगा, पूरा सीधा हो गया। अब इसका सेल बर्बाद, क्योंकि डीएनए जब तक था उसको बता रहा था कि कैसे हमको फंक्शन करना है, खाना पीना है, उसको सब याद था हमको क्या करना है, कितना बजे उठना है या स्कूल जाना वगैरह। लेकिन ये डीएनए नहीं रहा तो उसको कुछ याद नहीं रहा। ठीक है, क्लियर है डिटेल। न्यूक्लियो मीन्स होता है न्यूक्लियस के अंदर इंफॉर्मेशन जो है, तो न्यूक्लियो डीएनए एंड आरएनए को बोलते हैं। अब डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म को मालूम है? डीएनए का पता है। ठीक है, बताइए। न्यूक्लिक एसिड। सही है, ठीक है, गुड। डीओ एक्सरिबो, अब देखते रहा, मतलब ध्यान समझो केमिस्ट्री है। डीओ एक्सरिबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या है हमारे अंदर, सबके अंदर, यही पूरे यूनिवर्स में जितना भी सेल है, तुम्हारे जितना भी ऑर्गेनिज्म है, उसमें न्यूक्लियस का न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक, अब एसिड क्या होता है, यहाँ पे टर्म एसिड कैसे आ गया, व्हाट इज एसिड? कोई भी तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन समझो, कोई सॉल्यूशन, कोई भी दो सब्सटेंस ले लो तुम, उसका इलेक्ट्रॉन कम कर दो। मान लो ए ले लें, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, अभी शांति से इसका पूरा ऑक्टेट बना हुआ है, ये अपना शांति से, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन छीन ले तो ये पॉजिटिव चार्ज बेयर कर लेगा। और यहाँ पे बी कोई अनदर सब्सटेंस है, हो सकता है लिक्विड गैस, कुछ भी हो, एलिमेंट हो, एटम हो, कुछ भी, हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, वही इलेक्ट्रॉन इसमें डाल के दे दिए। अब क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा? हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव अट्रैक्ट निगेटिव, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स। व्हाई? क्योंकि एनर्जी लेवल अलग अलग है। जैसे तुम समझो कि टैंक है, टैंक नंबर 1 एंड टैंक नंबर 2, इन दोनों में पानी भरा है, लेकिन एक में खाली है, एक में पानी भरा है, एक में खाली है। जैसे ये पाइप जो है, इसको तुम अगर खोल दो तो क्या होगा, वाटर फ्लो किधर करेगा, इधर। कब तक करेगा? जब तक बराबर ना हो जाए। यही है दोनों में, जब दोनों आपस में, बैटरी जो तुम लाते हो दुकान से, तो दोनों का पॉजिटिव साइड में जो तुम्हारा केमिकल है और नीचे में केमिकल जो है सोडियम और तुम्हारा जो भी कॉपर का, जिंक, मैग्नीशियम, अब इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये जो तुम्हारा दोनों अट्रैक्ट करता है, कैसे अट्रैक्ट करेगा? तो बीच में तुम्हारा बैटरी का ये लगा है। जैसे तुम कोई चेन बनाते हो, ऊपर से देखो बैटरी कितना स्मार्टली तरीके से बना है, ये जो चेन बना रहे हो कोई सर्किट से, तो ये पॉजिटिव चला जा रहा है, दौड़ कहाँ तो निगेटिव पास जाएंगे, पॉजिटिव चला गया निगेटिव पास, पॉजिटिव चला गया निगेटिव पास। ओके, देखो पॉजिटिव यहाँ आ गया, तो क्या आता है मन में कि पॉजिटिव जा रहा है निगेटिव, की पॉजिटिव निगेटिव। अब क्या है,
तो वहां पे तो कुछ है नहीं, इलेक्ट्रॉन से कमी को बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव ना होकर क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी ये निगेटिव उछल के जा रहा है, इलेक्ट्रॉन उछल के कहाँ जा रहा है, जहाँ पर खाली स्पेस है, वैक्यूम। कहता है कि हेलीकॉप्टर तुम देखे हो गया, तो हेलीकॉप्टर तुम देखो उसमें कहता है कि झुक के जाओ, या ट्रेन वहां से अगर गुजर रहा है तो पीछे मत खड़ा रहो, वो वैक्यूम हो जाता है, वहां खींच लेगा, वो हवा को भरेगा, उतने मॉलिक्यूल्स को भरेगा, यूनिफॉर्म रखेगा। या इस रूम में अगर तुम अचानक से गेट बंद करो तो यहाँ का गेट बंद हो जाता है, ये खोले रहो इसको बंद करो तो गेट बंद है, यूनिफॉर्म करने के लिए। ऐसा मतलब तो यूनिफॉर्म बनाने के लिए इसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव का एलिमेंट्स, हर एलिमेंट्स का अपना अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसको लेवल करने के लिए ये एसिड इसी में बोला गया है। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयंस बन रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही आप नींबू पानी पीते आपको एनर्जी मिलता है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एसिड भरा उसमें, साइट्रिक एसिड पड़े हो, फिर डीओ एक्सरिबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीओ एक्सरिबो किसको बोला है, दो है यहाँ पर, राइबो है, राइबो यानी जो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है उसको राइबो बोलते हैं। यहाँ पे दो राइबो है, दो प्रोटीन, एक बार में दो प्रोटीन बनाएंगे, डीओ एक्सरिबो न्यूक्लिक एसिड है। अब न्यूक्लिक एसिड यही है, पूरा कंपाउंड न्यूक्लिक एसिड में ये चीज होता है, अपने नाम में पूरा डिफाइन करें। अब आ रहे हैं, देखो क्या है इसके बारे में, किसको मालूम, वेरी गुड, राइबो। अब ये सिंगल, अब आ रहा होगा कि इसमें डीओ नहीं है, यानी दो नहीं है, ये सिंगल बना रहा है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये क्या करता है, डीएनए, डीएनए इंपॉर्टेंट है, ये पूरा बॉडी का इंफॉर्मेशन रखेगा, पूरे सेल का। ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का रखेगा, कैसे कोई पे एक्ट करना है, कब आपको एक्ट करना है, ये बारे में है। ठीक है, पाउस कर दो।